प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी, बीए, बीएड, इंट्रीकेटेड फोर्थ ईयर में निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज, निर्मल टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज हिंडौन सिटी में मैं केपी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। एवं मेरा जो प्रश्न पत्र द्वितीय है उसमें समावेशी विद्यालय बनाना इस विषय के जो प्रकरण है मेरा आज का, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 पहली जो शिक्षा नीति है इसके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 है, 1986 है, लेकिन मैं आपको इस ओर इसका ध्यान आकर्षित करता हूँ। इसमें कई समितियाँ और कई इनका उसमें प्रावधान किया गया है। इसमें सबसे पहले देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात, ये सभी स्वतंत्रता के पश्चात हैं। स्वतंत्रता के पश्चात ये स्वतंत्रता शिक्षा का जो विकास हुआ वो मानसिक रूप से अनुरूप हुआ, मानसिक रूप के अनुरूप हुआ है। उससे पहले नहीं था, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात जो शिक्षा का जो विकास हुआ है वो मानसिक रूप से बहुत ही अच्छा और हुआ है, अनुरूप। स्वतंत्रता से पहले शिक्षा का जो स्वरूप था वो सन 1947 से पहले जो शिक्षा का स्वरूप था वो अंग्रेजीकरण था, क्योंकि अंग्रेजी सरकार थी, अंग्रेजों का शासन था उस समय। स्वतंत्रता से पूर्व जो शिक्षा का स्वरूप था वो अंग्रेजीकरण था। उसके बाद में भारतीय सरकार की अभिलाषा ये रही कि ऐसी एक शिक्षा नीति तैयार की जाए, एक ऐसी शिक्षा नीति तैयार की जाए जो हमारे भारतीय वातावरण के प्रतिरूप या वातावरण के अनुकूल ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करे जो भारतीय संस्कार हैं उन सहित हो और अंग्रेजी की जो व्यवस्थाएं उसको दूर करके और ऐसा प्रतिनिधित्व करती हो जो भारतीय संस्कारवान हो। उस परिप्रेक्ष्य में समय समय पर कई आयोग और समितियों का गठन किया गया। देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार की ऐसी अभिलाषा रही कि जो भारतीय रूप में जो ऐसी शिक्षा नीति तैयार की जाए जो हमारे भारतीय वातावरण के अनुरूप हो या भारतीय वातावरण का प्रतिनिधित्व करती हो, ऐसी शिक्षा व्यवस्था, ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई जाए। उसके अंतर्गत कई समय समय पर शिक्षा आयोग का गठन किया गया। इसमें से जो कई शिक्षा आयोग या समितियों का जो निर्माण हुआ है उनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। कई आयोग और समितियों का गठन किया गया। अब ये समिति और आयोग कौन कौन से हैं उसके बारे में मैं आपका ध्यान पुनः आकर्षित करता हूँ। तो सबसे पहले आएगा इसमें आयोग और समितियाँ कौन कौन सी हैं। नंबर 1 है विश्वविद्यालय आयोग, जिसको 1946-48 के नाम से जाना जाता है। ये पहला आयोग था, विश्वविद्यालय आयोग। ये 1946 और 48 के बीच में इसको माना गया था। इसके बाद में नंबर 2 आता है माध्यमिक शिक्षा आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग जो कि 1952-53 के नाम से इसको पहचाना जाता है। ये नंबर 2 है। सबसे पहला है विश्वविद्यालय आयोग, उसके बाद में माध्यमिक शिक्षा आयोग, ये 1952-53 के बाद में है। उसके बाद में नंबर 3 आता है भारतीय शिक्षा आयोग। भारतीय
शिक्षा आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग, जिसको 1964-66 के नाम से भी जाना जाता है, इसको 1964-66 के बाद में नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में नंबर 4 आता है, जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहते हैं। ये भी 1986 के नाम से इसको जाना गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1986 के नाम से इसको जाना गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 68 और इसके बाद में इसको राष्ट्रीय 1986 भी कहा गया। अंतिम इसको ये सही है, ये पहले वाली थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति है ये 1986। इसके बाद में देखिए राममूर्ति समिति। राममूर्ति ये समिति, मैंने आपसे कहा ना, आयोग एवं ऐसे समितियों का निर्माण किया गया। ये 1990 में बनाई गई थी। 1990 में बनाई गई थी। उसके बाद में यशपाल समिति, ये सभी शिक्षा के उसमें थी। यशपाल समिति यशपाल समिति को 1993 में। उसके बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये संशोधित थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये संशोधित थी और ये 1992 में। उसके बाद राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना नंबर 8 लिख लो यहाँ। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना, इसको 2005 में इसको लागू किया गया था। इसके बाद में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, इसको 2006 में। इसको 2006 में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, जिसको राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का नाम दिया गया। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ये 2006 में। इसके बाद में भी कई है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना, शिक्षक शिक्षा, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना, शिक्षक शिक्षा, बीएड कॉलेज वगैरह में इसको शिक्षक शिक्षा के नाम से इसको बताया गया है। और ये 2009 में, इसको 2009 में। एक और है अंतिम, जिसका नाम है शिक्षा अधिकार कानून, ये भी 2009 में ही था। शिक्षा अधिकार
कानून ये भी 2009 में ही था। ये भी 2009 में ही था, जिसको ये कानून अब कार्यान्वयन की समीक्षा है। इसकी कार्यान्वयन की समीक्षा ये सभी स्वतंत्रता, स्वतंत्रता पश्चात 1947 के बाद 1947 के बाद हाँ, प्रशिक्षणार्थियों, पुनः मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि इसमें जो स्वतंत्रता के पश्चात आयोग एवं जो समितियां हैं, इसमें इस प्रकार से इनका प्रादुर्भाव हुआ। विश्वविद्यालय आयोग, जिसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, विश्वविद्यालय आयोग, ये विश्वविद्यालय जो आयोग है ये 1946-48 में इसकी स्थापना कार्य हुआ, लागू हुआ। उसके बाद में नंबर 2 है माध्यमिक शिक्षा आयोग, ये 1952-53 में इसका जो प्रादुर्भाव है वो 1952 और 53 में हुआ है। इसके बाद में भारतीय शिक्षा आयोग, इन पर जो विस्तार से चर्चा करेंगे अगले उसमें, लेकिन फिलहाल मैं आपको इनके बारे में सामान्य जानकारी आपको प्रदान कर रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले विश्वविद्यालय आयोग 1946-48, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 और भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66। 1964-66। इसके बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये 2 हैं इसमें, एक तो 1986 वाली और एक 1992 है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2 हुई हैं इसमें संशोधन किया गया था। इसके बाद में भी इनमें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और इसके बाद में 92 राममूर्ति समिति 1990, इसका भी इसमें किया गया है। ये भी आयोग और समितियां, ये शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए इनकी स्थापना की गई कि शिक्षा में ये अधिक से अधिक गुणवत्ता लाएं। एक अच्छी स्वतंत्रता के पश्चात भारत के अंदर, राष्ट्र के अंदर अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए इन आयोग और समितियों का गठन किया गया। अच्छी शिक्षा, गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए इनका गठन किया गया। डॉक्टर राममूर्ति समिति यह 1990 में हुई थी और यशपाल समिति, डॉक्टर यशपाल के नाम से प्रोफेसर यशपाल थे, इन्होंने इसकी स्थापना, और ये 1993। उसके बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन किया गया और जिसको 1992 के रूप में जाना जाता है। 1992 के रूप में मैं स्पष्ट और कहता हूं इसको 1992। इसके बाद में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना, ये 2005 में इसको लागू किया गया, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना को। उसके बाद में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, उसके बाद में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, इसको 2006 में, सन 2006 में इसको लागू किया गया।
उसके बाद में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना, ये राष्ट्रीय जो पाठ्यक्रम संरचना है इसको जिसको जिसको शिक्षक शिक्षा 2009, उसके बाद में शिक्षा का अधिकार जिसको RTE के नाम से जाना गया। ये शिक्षा अधिकार कानून 2009 में इसकी स्थापना हुई और 10 में इसको 1 अप्रैल 10 में इसको लागू किया गया। ये सभी स्वतंत्रता के पश्चात में यह अंतिम जो 11वें नंबर का है वो शिक्षा का अधिकार है 2009। इसके बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो संशोधन कुछ करके अब 2020 है वो लेटेस्ट आएगी। अभी फिर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कि इसमें कार्यान्वयन समीक्षा के रूप में 1947 के बाद में, जैसे भारत आज़ाद हुआ, आज़ाद के बाद में इसमें दृष्टि को स्वीकार किया गया शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए। शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए इसको स्वीकार किया गया और स्वीकार करने के बाद में शिक्षा की प्रगति का साधन की दृष्टि से, शिक्षा की प्रगति की साधन की दृष्टि से इसके विविध उपाय किए गए। क्या किए गए? विविध उपाय इसके माध्यम से किए गए। उसमें भी शिक्षा के केंद्रीय सलाहकार समिति, शिक्षा की केंद्रीय सलाहकार समिति, शिक्षा की जो केंद्रीय सलाहकार समिति है उनमें भी कई राज्यों के मंत्रियों के सम्मेलन हुए। कई राज्यों के जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री वगैरह, उनके सम्मेलन हुए। उन सम्मेलनों के माध्यम से कुलपतियों के सम्मेलन हुए, कई शिक्षाविदों के सम्मेलन हुए। उसके बाद में राष्ट्रीय नेताओं आदि का शिक्षा पर पर्याप्त विचार विमर्श हुआ, पर्याप्त विचार विमर्श हुआ। उसके बाद में भी इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के साथ में विविध पक्षों, केंद्र एवं राज्य सरकारों के साथ में शिक्षा के विविध पक्षों पर समय समय पर ऐसे आयोग और समितियों का गठन किया गया। ऐसे आयोग और समितियों का गठन किया गया। इन गठन और समितियों में सबसे पहले इसमें जिसको शिक्षा आयोग के नाम से जाना गया, उसमें सबसे पहले 1966 में एक आयोग था जिसमें शिक्षा के विभिन्न स्तरों, जिसमें शिक्षा के विभिन्न स्तरों, और वो विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं? प्राथमिक से लेकर के हाई स्कूल, सीनियर स्कूल, उसके बाद में कॉलेज शिक्षा, प्रशिक्षण, ये सभी इसी में ही आए। शिक्षा के जो प्रतिवेदन का जो उल्लेख किया गया था, उस उल्लेख के माध्यम से इसमें भारत सरकार को शिक्षा की राष्ट्रीय नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बयान जारी करना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बयान जारी करना। उसके बाद में इसका भारत सरकार ने राज्य सरकारों और स्थानीय अधिकारियों, राज्य सरकारों एवं स्थानीय अधिकारियों को अपने क्षेत्र में शैक्षिक योजना तैयार करने के लिए, अपने क्षेत्रों में शिक्षा संबंधी शैक्षिक योजनाएं तैयार करने के लिए, शैक्षिक लागू करने का मार्ग प्रदान करेगा। उसके बाद में शिक्षा आयोग के सुझाव ने 1968 में, सबसे पहले 1968 में, और जिसको क्रियान्वित किया गया था 1968 में, 67 में तो इसको किया, 68 में इसको क्रियान्वित किया गया, जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए संसद में इसको 22-23 अगस्त 67 को, कब? 22-23 अगस्त 1967 को, यहां लिख देता हूं, 22-23 अगस्त
1967 को इसमें विचार विमर्श करने के बाद में इसको 1968 में इसको लागू किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इसको 1968 में, जिसका नाम रखा गया 1968। तो 68 में भारतीय सरकार ने अपनी शिक्षा नीति की घोषणा कर दी। सबसे पहले शिक्षा नीति की जो घोषणा की वो 1968 में की थी। शिक्षा नीति की जो घोषणा हुई थी वो 1968 में हुई थी। 67 में इसको लागू किया गया और 68 में सर्वप्रथम शिक्षा के महत्व के लिए रेखांकित किया गया था। इसको शिक्षा के महत्व के लिए इसको क्या किया गया था? रेखांकित किया गया था। उसके बाद में भी इसको 1950 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मोटे तौर पर शिक्षा जो सम्मेलन हुए थे या शिक्षा आयोग का जैसा गठन हुआ था वो 1964-66 में हुआ था। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1964-66 में। इनको सुझाव देश की जो आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास, राष्ट्रीय एकता, इनके बारे में विशेष ध्यान दिया गया इसमें। और इसमें समाजवाद और आदर्शों को प्राप्त करने के लिए, समाजवाद एवं आदर्शों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण मानते हुए इसमें 17 सिद्धांत बनाए गए। इसमें कितने बनाए गए? 17 सिद्धांत। और 17 सिद्धांत बनाने के बाद में इन्होंने एक जो नीति विषयक कथन संक्षिप्त रूप से बताया गया है। अब वो नीति कथन कौन सा है? जैसे सबसे पहले बताया निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, तो ये अनुच्छेद 45 के अंतर्गत था। इसमें बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई थी। 6 से और 14 वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई थी। इसमें अवरोध कम करने के लिए कई कार्यक्रमों का इसमें विकास करना था, इसमें सम्मिलित किया गया। उसी के बाद में इसमें है, ये पहला था जिसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा आ गया। शिक्षकों का स्तर, उपलब्धियां एवं शिक्षा। शिक्षकों का स्तर कैसा होना चाहिए, क्या उपलब्धियां मिलनी चाहिए और शिक्षा का कैसा स्तर हो। इसमें देखिए उनकी जो सेवाएं, उपलब्धियां हैं, योग्यता है, उनकी जिम्मेदारी के अनुरूप होनी चाहिए। उनकी जिम्मेदारी, शिक्षकों की जिम्मेदारी के अनुरूप होनी चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी किस प्रकार की है। शिक्षकों को शैक्षिक स्वतंत्रता, शिक्षकों के लिए शैक्षिक स्वतंत्रता, जिससे कि उनमें राष्ट्रीय अध्ययन और शोध आदि का प्रकाशन किया जा सके। और शिक्षक शिक्षा विशेष रूप से, शिक्षक शिक्षा विशेष रूप से, टीचर ट्रेनिंग स्कूल, कॉलेज, इनको विशेष रूप से सेवारत शिक्षा पर इनको वांछित ध्यान दिया जाना चाहिए। जो सेवारत शिक्षक हैं उनके लिए वांछित ऐसा ध्यान दिया जाना चाहिए। उसके बाद में देखिए इसमें कई ऐसे अवरोध भी आए हैं जो बताया गया। भाषाओं का विकास करना, यह भी है। इसमें भाषाओं का विकास किस प्रकार से किया जाता है कि इसमें माध्यमिक स्तर पर सरकार, जो माध्यमिक स्तर है, प्राथमिक स्तर है, इसमें भाषाओं को शुद्ध किया जाए और उन भाषाओं पर विशेष ध्यान दे करके, उनका अवलोकन करके उनको अपने सूत्रों को अपनाना चाहिए और लागू करना चाहिए। उन सूत्रों को अपना करके उनको लागू करना चाहिए और अपनाना चाहिए। उसके बाद में हिंदी भाषी क्षेत्रों में और हिंदी भाषी क्षेत्रों में
अंग्रेजी को, जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वहाँ तो हिंदी को, और जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वहाँ अंग्रेजी को यहाँ प्राथमिकता दी गई, जिसको जॉइंट लैंग्वेज के नाम से जाना गया। संपर्क भाषा के रूप में इसको मान्यता दी गई अंग्रेजी को। और हिंदी के विकास हेतु ऐसे प्रयत्न किए जाएं जिससे कि अधिक से अधिक हिंदी का विकास हो, और हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है इसको। और हिंदी को प्राथमिकता देने के लिए राष्ट्रीय भाषा हिंदी, इसकी जो हिंदी भाषी राज्य है वहाँ इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके बाद में ऐसे जो राज्य हैं हिंदी भाषी राज्य, वहाँ स्कूल कॉलेजों को हिंदी माध्यम से खोलने के लिए विशेष संस्थाओं की जो स्थापना हो, उसके लिए उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। हिंदी भाषी राज्य वहाँ तो ठीक है, लेकिन जहाँ हिंदी भाषी राज्य हैं वहाँ हिंदी नहीं है, वहाँ ऐसे संस्थान खोलने के लिए, स्कूल कॉलेजों की स्थापना के लिए उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, प्रोत्साहन दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, और हिंदी को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है। हिंदी दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाता है, जिससे कि इसका प्रचार प्रसार अधिक से अधिक लोगों तक हो। हिंदी भाषी क्षेत्र वहाँ तो ठीक है, लेकिन जहाँ हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वहाँ इसको बढ़ावा अधिक दिया जा रहा है। इसके बाद में भी देखिए अनुच्छेद 351 के तहत, अनुच्छेद 351 के तहत जो हिंदी भाषी राज्य हैं उन राज्यों में हिंदी माध्यम वाले कॉलेज स्कूल्स उनके लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है 351 अनुच्छेद के तहत। इसके बाद में देश की जो सांस्कृतिक एकता है, अखंडता है, इसको ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए भारतीय भाषाओं में वृद्धि और विकास पर बहुत अधिक बल दिया जा रहा है। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, इसमें ऐसे स्कूल और विश्वविद्यालयों की स्थापना और उनकी सुविधाएं दी गई हैं जिससे कि वो अधिक से अधिक संस्कृत का अध्ययन कर सकें, हिंदी का अध्ययन कर सकें, और ऐसी आधुनिक कई अध्ययन पाठ सामग्री तैयार की गई है जिसके माध्यम से जैसे आधुनिक भाषाएं, भारतीय आधुनिक भाषाएं, प्राचीन भारतीय इतिहास, इसके बाद में भारतीय दर्शन, इन सभी की उपयोगिता हो सके, इन सभी की अधिक से अधिक क्या हो सके, उपयोगिता हो सके। प्रथम एवं द्वितीय स्तर की जो डिग्रियां हैं, इन डिग्रियों को संभावना तलाश जाना चाहिए, और अंग्रेजी एवं अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं हैं इन भाषाओं का अध्ययन पर विशेष बल देना चाहिए, जिससे कि इनको जॉइंट लैंग्वेज के माध्यम से इनका प्रचार प्रसार किया गया। और अंग्रेजी को तृतीय भाषा, पहली तो है प्रथम भाषा हिंदी, द्वितीय अंग्रेजी, और तृतीय भाषा जिसको संस्कृत और उर्दू। प्रथम भाषा तो हिंदी मानी गई है, द्वितीय भाषा अंग्रेजी है जॉइंट लैंग्वेज, तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत या उर्दू को माना गया है। और इस अंग्रेजी के अध्ययन के लिए विशेष रूप से बढ़ावा देने के लिए ऐसी योजनाएं चलाई गई हैं जिससे जो भाषा है इसका विकास हो। तो 3 भाषाओं के लिए विशेष है इसमें, पहली है हिंदी भाषा, दूसरी अंग्रेजी और तृतीय संस्कृत। अब शैक्षिक अवसरों की समानता भी होनी चाहिए इसमें, जो शैक्षिक अवसर हैं उनकी भी समानताएं इसमें होनी चाहिए। शैक्षिक जो अवसर हैं इनमें भी समानताएं होनी चाहिए। तो मैंने आपका जो ध्यान आकर्षित किया है नीति विषयक कथन है। जो नीति विषयक कथन है ये समितियां वगैरह तो ये बनाई गई हैं, लेकिन 5 जो पॉइंट हैं इन पर भी मैंने आपको प्रकाश डाला। पहला है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, दूसरा है शिक्षकों का स्तर, उपलब्धियां तथा शिक्षा, और उसके बाद में है भाषाओं का विकास,
भाषाओं के विकास के बाद में है शैक्षिक अवसरों की समानता। शैक्षिक जो अवसर हैं उनकी अधिक से अधिक समानता रखी जाए। शैक्षिक अवसरों की अधिक से अधिक समानता रखी जाए, इसके बारे में मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया है। तो शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। शैक्षिक अवसरों की इसको बढ़ाने के लिए शैक्षिक सुविधाओं और क्षेत्रीय असमानता को दूर करने, देखिए जो शैक्षिक सुविधाएं उनको तो उपलब्ध किया जाए और क्षेत्रीय जो असमानताएं हैं, क्षेत्रीय असमानता है, उन असमानताओं को ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में, ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में अच्छी शैक्षिक सुविधाएं की व्यवस्था करने का प्रयास किया जाए। देखिए पुनः मैं बता रहा हूं कि ग्रामीण तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों में शैक्षिक एक अच्छी शैक्षिक व्यवस्थाएं की जाएं। उन व्यवस्थाओं के माध्यम से शिक्षा का अधिक से अधिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विकास होगा। कैसी शिक्षा का? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विकास होगा। इसमें शैक्षिक अवसरों में समानता रखी जाए, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाए। जो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र हैं, ढानियाँ हैं, उनमें शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाए। शैक्षिक अवसरों में समानता के लिए, इसीलिए तो आज तो देखा होगा शिक्षा का प्रचार प्रसार के लिए प्राइमरी जो स्कूल्स हैं ये हर 1 किलोमीटर पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। 1 किलोमीटर से ज़्यादा कोई भी बालक शिक्षा के लिए दूर नहीं जाएगा। ऐसी स्थापना की गई है। ढाणी ढाणी और दूर दूर इनकी ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके लिए ऐसी विशेष की जाए। अब मेरा इसमें आपको पुनः एक बार आयोग एवं समितियों के बारे में बताया है, जिसमें विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या विश्वविद्यालय आयोग ये 1964-66, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1992, 52-53, ये 52-53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग। उसके बाद में भारतीय शिक्षा आयोग ये 1964-66, उसके बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और राममूर्ति समिति 1990। डॉक्टर राममूर्ति के द्वारा इस समिति का निर्माण हुआ था 1990। डॉक्टर यशपाल समिति, ये यशपाल समिति के नाम से जानी जाती है। 1993 राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये पुनः संशोधित करके 1992, पहली 86 फिर 92, फिर राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना ये 2005 और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2006 और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना ये शिक्षक शिक्षा जो शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 2009 और फिर शिक्षा का अधिकार अंतिम ये 2009 में, जिसको RTE के नाम से जाना जाता है। ये स्वतंत्रता के पश्चात में सभी बताए गए और 22 और 23 अगस्त 1967 को इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सबसे पहले नींव डली। 68 में इसको लागू किया गया और संशोधित करके 86 और 92 में इसको लागू किया गया। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, आज का टॉपिक मेरा यहीं समाप्त होता है। 29वां अगले टॉपिक के लिए धन्यवाद। इस टॉपिक के लिए धन्यवाद।